कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपसे एक अनुरोध है, विनती है कि आप वीडियो देख रहे हो तो देखने के साथ में वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों तक के वीडियो पहुंचे जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई को इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बाधित करके रखा है। यदि आप वीडियो को शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इस अच्छे कार्य में आपकी भी भूमिका हमें अच्छी दिखाई देगी और इसमें पढ़ाई भी आपकी शायद अच्छी हो सके, कुछ पॉजिटिव वे आए आपको। तो आप वीडियो देखने के साथ में वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक के वीडियो पहुंच सके। प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, वो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जिन लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ाई करनी है, अगर मॉडर्न इंडिया के लेक्चर देखना है तो एक तरफ से आप मॉडर्न इंडिया के लेक्चर देख सकते हो। जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर देखना है, जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर देख सकते हो। वर्ल्ड मैपिंग के लेक्चर देखना है, वर्ल्ड मैपिंग के आप लेक्चर देख सकते हो। तो आपसे यही अनुरोध था। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर चलते हैं, और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है रूस में समाजवादी क्रांति। कहां पर? रूस में 1917। अब 1917 में समाजवादी क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई बेटा? समाजवादी क्रांति। ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट, जैसे हमने एक टर्निंग पॉइंट पढ़ा था 1789 का फ्रांस की क्रांति, तो वैसे ही वर्तमान के आधुनिक युग को, 20वीं शताब्दी के और 21वीं शताब्दी के युग को बहुत अधिक ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर में अगर इफेक्ट करने वाली अगर कोई घटना है तो रूस में समाजवादी क्रांति। क्योंकि समाजवाद समाज में उपस्थित सभी लोगों का संसाधनों पर समान अधिकार की बात कहते हैं, और पूंजीवाद इसके विपरीत है। तो इसके कारण समाजवाद और पूंजीवाद में लगातार तू तू मैं बनी रही, और यही तू तू मैं हमें दिखाई देगा आगे शीत युद्ध का कारण, और यही हमें दिखाई देगा वर्तमान में चाइना को कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा दबाने की कोशिश। तो आपको ये घटना बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे इंटरनेशनल अफेयर को समझने में, भारत के पॉलिसी 1950 के बाद की जो बनी उसमें इसका किस प्रकार से प्रभाव रहा, जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे, गांधी जी किस प्रकार से सोचते थे, इंदिरा गांधी जी की क्या सोच थी, और हमारी जितनी पंचवर्षीय योजना बनी उसमें समाजवाद और पूंजीवाद के क्या क्या तत्व रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस बात को अगर अच्छे से समझोगे तो आगे आपको बहुत सारी घटनाएं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो समाजवादी क्रांति हुई, तो वो क्रांति के कारण क्या थे, सबसे पहले हमें वो पढ़ना है। अब समाजवादी क्रांति हुई, कारण हमें देखना है। कारण कई सारे रहे। कारण के बाद में ये चरणों में चले। अब दो चरण में चले, दो रूपों में जाने। एक मेंशविक क्रांति, जिसे फरवरी की क्रांति कहा जाता था, फरवरी 1917 की क्रांति, और उसके बाद है वेल्शविक क्रांति, जो अक्टूबर 1917 में हुई। ये दोनों शब्द जो है ये रूस के, ये किसके हैं? रूसी शब्द है। और ये रूसी शब्द जो है इसका मतलब होता है बहुमत दल, और इसका मतलब होता है अल्पमत। ठीक है। इस दोनों कारण पढ़ने के बाद जब हम मेंशविक और वेल्शविक पर आएंगे तो उसके बाद में हमें एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, लेनिन। लेनिन के समय क्या क्या घटना घटी, तो 1917 अक्टूबर से लेकर 1924 तक के किस प्रकार से लेनिन ने कार्य किया, और उसके बाद में हमें 1924 से लेकर 1953 तक का एक कालखंड देखना है, जिसमें स्टालिन के द्वारा
रशिया की कहीं ना कहीं भागदौड़ संभाली गई। ये एक बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आपको प्रसार दिखाई देगा बहुत अधिक, एक नवीन विचारधारा। क्योंकि 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ था तो अमेरिका आजाद हो जाने के बाद में एक प्रमुख किताब लिखी गई थी। वो किताब लिखी थी एडम स्मिथ के द्वारा जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन ने वाणिज्यवाद पर प्रहार किया था और कहा था कि बाजार जो होने चाहिए वो खुले होने चाहिए, मांग और आपूर्ति के आधार पर क्या होना चाहिए, मार्केट चलना चाहिए। ये वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में कहा गया था। पर उस थ्योरी के कारण किसी एक समाज के किसी एक वर्ग का ही ज्यादा कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ रहा था, बाकी वर्ग दबे कुचले शोषित हो रहे थे, वंचित रह रहे थे अधिकारों से। और उसी विचारधारा के विरोध में एक विचारधारा आई जिसका नाम था समाजवादी विचारधारा, जिसे देने की कोशिश कई सारे लोगों ने की परंतु वैज्ञानिक रूप से जिसे देने की कोशिश की वैज्ञानिक रूप से, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक प्रमुख, जिसको हर जगह पर पढ़ाया था, एक प्रमुख व्यक्ति जिसका जीवन जीते अंतिम क्षणों में भले बड़ा दरिद्र हो चुका था परंतु उसका जो इतिहास है वो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में जाना जाता है क्योंकि भैया उसने शासन करने की पद्धति को ही पूरी तरह से बदल दिया। मैं इसलिए इस चैप्टर पर ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करूंगा क्योंकि भैया इस चैप्टर का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपको आपके पेपर नंबर 2 में आपको सोशल जस्टिस पढ़ना है, सामाजिक न्याय, सामाजिक पद्धतियां या सामाजिक मुद्दे। जब आप इसे पढ़ोगे तो यहाँ पर सामाजिक मुद्दे महिला से संबंधित, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित, पिछड़े वर्ग से संबंधित, वेश्यावृत्ति महिलाओं से संबंधित, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित या दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रताड़ित व्यक्तियों से संबंधित, ये सब सामाजिक मुद्दे में आते हैं। और इस सामाजिक मुद्दे में ये सामाजिक व्यक्ति है जो राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं और राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं, राज्य के अंतर्गत रहते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भूमिका रहती है। तो अर्थव्यवस्था में भूमिका रहती है, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, तो भैया राज्य का भी कर्तव्य होता है कि भैया आप इसकी तरफ ध्यान दो। तो राज्य का कर्तव्य होता है कि इसकी तरफ ध्यान दो। ये कब से बात आने लगी, समाजवाद का जब राज्य के अंदर प्रवेश होने लगा। तो इसके ऊपर आप बहुत थोड़ा ज्यादा गौर करके पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। तो मतलब ये लेक्चर जो है ये लंबा जाएगा और लेक्चर लंबा जाने के साथ में जो हमारी बातें रहेंगी वो 2 से 3 लेक्चर में जाएगी। तो आप इससे बेफिक्र रहिएगा कि भैया हम पढ़ना है तो लंबा समय ले लेंगे, भले चलेगा, पर हमें 2-3 बातें अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए, अगर हम अब कारणों की बात करते हैं तो एक एक करके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया रूस में समाजवादी क्रांति के कारण, रीजंस, ये रीजंस क्या थे। पहली बात, एक और बात हम आगे बता देंगे आप लोग को। तो जो रूस था वो पुरातन व्यवस्था को लिया हुआ था। पुरातन व्यवस्था मतलब राजतंत्र था, स्वेच्छाचारी शासक था। और स्वेच्छाचारी शासक का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाना और अपनी इच्छा के अनुसार पूर्व के कानून को तोड़ना। और यही कारण हुआ कि स्वेच्छाचारी शासक होने के कारण लगातार जो जनता थी उनका शोषण होने लगा। और जनता का शोषण तब भी ज्यादा होने लगा जब 1861 के करीब करीब दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की। उसके बावजूद भी दासों की स्थिति में कोई सुधार आया नहीं। जनता में शोषण ज्यादा बढ़ने लगा। जब जनता में शोषण ज्यादा बढ़ने लगा तो जनता असंतुष्ट होने लगी। और ये असंतुष्ट और तब बढ़ने लगा जब रूस की आर्थिक स्थिति बेकार होने लगी। क्योंकि रूस जो था, हमने पहला देखा पुरातन व्यवस्था और दूसरा आर्थिक कारण। रूस जो था वो लगातार काला सागर के क्षेत्र पर अधिकार जमाना चाहता था। और काला सागर के क्षेत्र पर अधिकार जमाए जाने का कारण ये था, उसका उद्देश्य था व्यापारिक।
क्योंकि व्यापारिक उद्देश्य ये था कि क्योंकि अगर आप रूस को मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो रूस है उसकी भले बड़ी सी भौगोलिक सीमा है जो समुद्र से लगती, परंतु एक बड़ी सीमा वो लगातार हिमनदों से लगातार ढकी हुई रहती है, जिसके कारण लंबे समय तक के वो उस समुद्री सीमा का उपयोग व्यापार के लिए कर ही नहीं सकता। एक ऐसी ही सीमा थी जो उसके सीमा से पास में थी, वो था काला सागर का क्षेत्र। और काला सागर के क्षेत्र के ऊपर पहले तुर्की का अधिकार था और बर्लिन सम्मेलन जो 1878 में होता उसके बाद में ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया था। और वो लगातार इस काला सागर के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए लगातार युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने 1856 का क्रीमिया युद्ध लड़ा। फिर बाद में तुर्की को आगे चलकर युद्ध हराया 1877 में, और आगे चलकर उसके द्वारा इसी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए लगातार पैसे की खर्च करे। और जब लगातार पैसे की खर्च करे तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक स्थिति कैसे होगी, डामाडोल होते चलेगी। और आर्थिक स्थिति तब और ज्यादा डामाडोल हो गई जब सामाजिक रूप से लोगों को ज्यादा प्रताड़ित किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी समाज जो था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। जैसा फ्रांस में समाज 1789 के करीब करीब था, वैसा ही को समाज रूस में था। रूस बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। रूस में भी दो समाज के दो वर्ग थे, एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, और दूसरा था विशेषाधिकार हीन। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में शासक, जमींदार, भूस्वामी वर्ग। विशेषाधिकार विहीन या हीन में किसान, मजदूर थे, जो कम क्षेत्र में खेती करते थे और अधिक क्षेत्र पर जो भूमि पर अधिकार था वो विशेषाधिकार वर्ग का था। पर पूरा जो कर दिया जाता था वो किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा दिया जाता था। किसानों और मजदूरों के द्वारा जब ये दिया जाता था तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, इनका शोषण। कम क्षेत्र में वो खेती करते थे और उसके बावजूद पूरे राज्य का पूरा कर का दायित्व इनके ऊपर था, और कर दायित्व इनके ऊपर होने के कारण कहीं ना कहीं उनके सामाजिक शोषण की पराकाष्ठा बढ़ते चली। और ये पराकाष्ठा बेटा आगे तब बढ़ी जब हमें यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, दिखाई देने लगी। और जब हमें औद्योगिकरण की शुरुआत दिखाई देने लगी तो चौथा कारण बना औद्योगिकरण। अब दिमाग में आएगा सर औद्योगिकरण से तो रोजगार मिलते हैं, तो सर रोजगार मिलेगा तो जीवन किसी का भी अच्छा होगा, खुशहाल होगा, संतुष्टि का भाव ज्यादा रहेगा, असंतुष्टि का भाव कम रहेगा। तो सर यहाँ पर क्यों असंतुष्टि का भाव ज्यादा था? तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो यूरोप में जो रशिया था, रूस था, बहुत उस समय में पिछड़ा हुआ था, और पिछड़ा होने के कारण उसके पास नवीन टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है परंतु उसको औद्योगिकरण करना जरूरी है, तो स्वाभाविक रूप से उस नवीन टेक्नोलॉजी का उसको आयात करना पड़ेगा। आयात का मतलब हो गया बाहर से पूंजी को बुलाना, और बाहर से पूंजी को अगर बुला रहा है तो विदेशियों से पूंजी आ रही है, और जब विदेशियों से पूंजी आ रही है तो विदेशी व्यक्ति यहाँ पर निवेश करने का उद्देश्य उसका ये रहेगा कि अधिक से अधिक लाभ कमाओ। जब अधिक से अधिक लाभ कमाने की वो कोशिश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग का, जिसके माध्यम से पूंजीगत लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है, उसके लाभ को कम करने की कोशिश करेगा। अब उसके लाभ को जब कम करेगा तो स्वाभाविक रूप से कम लाभ मिलने के कारण व्यक्ति क्या होगा, असंतुष्ट होगा। ऐसा ही यहाँ पर बाहर से पूंजी आई, तो बाहर से पूंजी लाने वाले लोगों की एक महत्वाकांक्षा थी अधिकतम लाभ कमाने की, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के किसानों मजदूरों को कम वेतन देकर, कम से कम वेतन देकर यहाँ पर क्या किया उसने, लगातार लाभ कमाने की कोशिश की। शोषण किसका हुआ, मजदूरों का। तो ये औद्योगिकरण ने भी क्या किया, कहीं ना कहीं लोगों में असंतुष्टि के भाव को बढ़ाना शुरू करा। इसी के बाद में अगर हम अगला कारण की बात करें तो रूस जो है, ये रूस एक जनजाति है। रूस में कई सारी जनजातियां रहती थी और कई सारी जनजातियां मिलकर एक बड़े रूस साम्राज्य का निर्माण करती। पर रूस का जो शासक था, जिसे जार कहा जाता था, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर सम्राट कहा जाता है, राजा कहा जाता है, वैसे वहां पर जार कहा जाता है। तो रूस का जो शासक था वो लगातार रूसीकरण पर बल दे रहा था। मतलब व्यक्ति को कह रहा था, वहां की आम जनता को कह रहा था कि आप
रूसी हो जाओ, रूसी हो जाओ, रूसी हो जाओ, मतलब आप अपनी सभ्यता को छोड़ दो, रूसी सभ्यता में को आप अपना लो। और यही कारण रहा कि गैर रूसी जो जनजातियां थी वे कहीं ना कहीं इस रूसीकरण से प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। और यही कारण रहा कि समाजवाद जो था वो यहाँ पर दिखाई दे। तो समाजवादी जो थोड़े से तत्व थे, तो समाजवाद का प्रसार के कारण भी कहीं ना कहीं हमें क्रांति दिखाई दी, क्योंकि समाजवाद में जो समाजवादी व्यक्ति था, जो समाजवाद को प्रसारित करने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स कहता था कि जो धर्म है वो अफीम की तरह है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा अपने हितों की, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए धर्म और विचारधारा को रखते हैं, और इसके कारण छोटे तबकों का क्या होता है, शोषण होता है। तो लगातार वो धर्म और विचारधारा का विरोध करता था, और इसी के कारण समाजवाद में कभी धर्म को नहीं माना। जैसे आप चाइना जाओगे तो वहां पर कोई धर्म नहीं है, वहां की सरकार का कोई धर्म नहीं है। अगर वहां पर आप सोशलिस्ट पार्टी की अगर आप सदस्यता लेते हो तो वहां पर आपको धर्म वगैरह नहीं मानना पड़ेगा, आपको केवल सोशलिस्ट पार्टी के प्रति आपको समर्पण देना पड़ेगा। तो वहां पर यहाँ पर समाजवाद भी यही बात करता था। जब समाजवाद ये बात करता था कि भैया धर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति जो रूसीकरण से प्रभावित थे, नकारात्मक रूप से रूसीकरण के कारण दुखी थे, उनका अब किसकी ओर आने लगा, समर्थन लगातार समाजवाद की तरफ आने लगा। और लगातार जब समाजवाद की तरफ आने लगा तो कहीं ना कहीं समाजवादियों का जनाधार, समाजवादियों का समर्थन लगातार बढ़ते चले गए। और जब समाजवादियों का समर्थन लगातार बढ़ते चले गए तो क्रांति के लिए कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म था वो लगातार बनता चले गया। और ये तब और ज्यादा बनने लगा जब 1905 में अगला कारण जापान के द्वारा आक्रमण किया गया और युद्ध में हुई हार। जापान जैसा छोटा सा देश जिसने लगातार धीरे धीरे औद्योगिकरण करके लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाया, और अपनी शक्ति को बढ़ाने के बाद में अपने आर्थिक लाभ को कमाने के लिए उसने क्या किया, युद्ध किया। और युद्ध किया मंचूरिया के क्षेत्र पर। मंचूरिया के क्षेत्र पर आधिपत्य था किसका, रशिया का, और युद्ध में हारा। जब युद्ध में हारा, इतना बड़ा देश इतने से देश से जब हारा तो रशिया का खोखलापन सामने आया। और उसके बाद में रशिया की जो लोग थे उनका राष्ट्रवाद आहत हुआ, और जो शासक था उसके प्रति असंतोष का भाव जागृत हुआ। और ये जब असंतोष का भाव जागृत हुआ तो इस युद्ध के हारने के बाद जनता सामने आई, और जनता सामने आने के बाद में सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में विरोध प्रदर्शन करने लगी। जब विरोध प्रदर्शन करने लगी तो फिर उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए रविवार के दिन में जार के द्वारा सेना भेजी गई, और बड़े क्षेत्र में जनता को कत्लेआम किया गया। पर उसके बावजूद भी बड़े क्षेत्र पर सेना के जो लोग थे वो जनता के समर्थन में आ गए और जार को झुकना पड़ा। जार पहली बार अपने राजतंत्र में झुका, पर जार की सत्ता को हटाया नहीं गया। और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पर संसद है, वहां पर ड्यूमा का स्थापना, और ड्यूमा की जब स्थापना हुई और जिसका उद्देश्य था कि भैया जनता के द्वारा कही गई बातों को शासक को मानना जरूरी है, ये जब बातें कही गई तो जार जो था ड्यूमा के अंतर्गत आ गया। मतलब अब ड्यूमा जो कहेंगी वो जार को मानना पड़ेगा। पर जार ये चाहता ही नहीं था कि ड्यूमा की बातों को मानो, इसलिए वो लगातार ड्यूमा को क्या करता था, लगातार वो विघटित करते रहता था, जिसके कारण जनता में और असंतोष आ गया कि भैया हमारी बातों को मानना ही नहीं चाहता, इसलिए वो लगातार ड्यूमा का क्या कर रहा है, लगातार विघटन कर रहा है। तो भैया एक काम करिए, जार को ही हटा दो। पर उन्होंने 1905 में हटाया नहीं, जब उन्होंने खूनी रविवार का दिन जो था, जिस दिन बड़े क्षेत्र में जनता का कत्लेआम किया। पर इसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका तब निभाई, कारण तब बना जब 1914 में वर्ल्ड वॉर में हम कूदे। हम मतलब रशिया कूदा। रशिया जब कूदा तो उस समय में रशिया के पास में ना खाने के ना पहनने के पैसे थे। जनता थी, बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की, ना तो बंदूक तो छोड़िए, कपड़े पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए तक के सुविधा नहीं दी गई।
और जब सुविधा नहीं दी गई तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जर्मनी सेना के सामने। और जब जर्मनी सेना के सामने मरने के लिए छोड़ दिया तो समाजवादी व्यक्ति जो लेनिन था वो लगातार इस युद्ध में भागीदारी का विरोध करने लगा। उसका कहना था कि भैया जनता को मरने के लिए राजा ने छोड़ दिया, इससे अच्छा राजा ही खुद जनता सामने जाए और अपनी मृत्यु को स्वीकार करे। और ये कहकर लगातार विरोध शुरू हुआ। और जब विरोध शुरू हुआ तो जर्मनी में पहली बार रशिया में पहली बार 1917 फरवरी को केरेंस्की के नेतृत्व में, याद रखिए किसके नेतृत्व में, केरेंस्की के नेतृत्व में मेंशेविक क्रांति। कौन सी क्रांति हुई? मेंशेविक क्रांति हुई, या बहुमत वाले दल की क्रांति हुई। और उस बहुमत वाले दल की क्रांति के साथ ही का जो शासन था, जो 200 वर्षों से लगातार रशिया पर शासन कर रहा था, उस राजतंत्र की होगी समाप्ति। और उस राजतंत्र की समाप्ति के बाद केरेंस्की ने शासन करना शुरू किया। पर केरेंस्की ने जब शासन करना शुरू किया तो केरेंस्की का जो विचार था वो लगातार युद्ध में फिर से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता था। उसका कहना था कि भैया युद्ध करते रहेंगे तो पश्चिमी देशों से हमें समर्थन मिलते रहेगा और हमारी जो क्रांति है वो सफल हो जाएगी। पर एक भी जनता जो रशिया की थी वो युद्ध के समर्थन में थी ही नहीं। और यही कारण था कि जितने जल्दी जल्दी केरेंस्की ने लोकप्रियता को प्राप्त किया था उतनी जल्दी जल्दी वो लोकप्रियता को समाप्त भी करता चले गया। और लेनिन नामक व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता को बढ़ाता चले गया। और उसने हर जगह पर रैलियों में, वो अच्छा वक्ता तो था ही, और अच्छा वक्ता होने के कारण जनता उसकी बातों को मानते चली गई और मानते चली गई। तो 1917 के अक्टूबर में धीरे 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 लोकप्रियता इतने बढ़ गई कि केरेंस्की के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी उस सरकारी भवनों पर ही लेनिन ने धीरे धीरे अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और इसी समय में अक्टूबर के महीने में रशिया में एक और क्रांति होगी जिसे कहा गया अक्टूबर की क्रांति है, या अल्पमत वाले दलों की क्रांति, या बेल्शेविक क्रांति। और इस बेल्शेविक क्रांति के बाद में रशिया में समाजवादी क्रांति का हमें पदार्पण दिखाई दिया। और इसके बाद में धीरे धीरे जो परिवर्तन आए वो परिवर्तन कई गुना व्यापक रहे। वो व्यापक किस प्रकार से रहे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर बात आपको समझ में आई होगी तो आप ये ध्यान में रखिए, पॉइंट बहुत सारे पॉइंट है और उन पॉइंटों को बहुत अच्छे से जानना, बहुत अच्छे से जानना समझना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को पॉज करिए, जहाँ नहीं समझ में आता है तो थोड़ा पॉज करिए, और पॉज करने के बाद में आप पिछले वीडियो को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। फ्रांस के समय के वीडियो को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होते चलेंगी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आप प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए लोगों से निवेदन कीजिए और बेल आइकन दबाने के लिए भी कहिए।